अपने पोती पर हमले की बात सुन जयराम सीधे कुसान के राजमहल में पहुंच जाता है। वहां जयराम को देव की छोटी बहन मेनका मिलती है और मेनका जयराम पर ही राज्य हड़पने का आरोप लगा देती है। मेनका द्वारा अपने ऊपर लगाए जा रहे इन आरोपों को सुन जयराम हतप्रभ था। थोड़ी देर तक मेनका की बातों को सुनने के बाद वो कहता है, मेनका, ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस यहां सबको आज के युद्ध की सच्चाई बताने आया था। मेरा इस राज्य पर कम से कम अभी तो आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है, फिर तुम सबके सामने झूठ क्यों बोल रही हो? जयराम की बातों को सुन मेनका रोते हुए उसे जवाब देती है, अगर आपका ये इरादा नहीं है तो आप अभी इस मुसीबत की घड़ी में यहाँ क्या करने आए? आपकी लाडली नैना ने मेरे दादाजी की हत्या करवा दी है। उनका मृत शरीर अभी भी राजमहल में रखा हुआ है। उस नैना की वजह से मेरा भाई एक अपाहिज बन गया है और आप इतनी रात गए महल के बाहर खड़े होकर उसे क्यों बुला रहे हैं? आप इस राज्य के वारिस पर हमला कर उसे खत्म और इस राज्य को शासक विहीन नहीं तो और क्या करना चाहते हैं आप? इतना क्या मेनका सामने एक दरवाजे पर टंगे हुए पर्दे को खींच देती है। पर्दे के खींचते ही भीतर के नजारे को देख महामंत्री जयराम चौंक जाता है। इस कमरे में देव अपने बिस्तर पर लेटा था और उसके चारों तरफ कुसान के मंत्री बैठे हुए थे। सभी मंत्रियों को एक जगह इकट्ठा देख जयराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक मंत्री आगे आते हुए कहता है, युवराज देव ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। अब हमें समझ आया कि आपने अभी शाही दवाखाने पर हमला क्यों नहीं करने दिया। वैसे कोई बात नहीं है, सारी बात अब तक वत्सल साम्राज्य के सम्राट को भी पता चल गई होगी। उसके बाद जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस कमरे में मौजूद हर शख्स अब जयराम को शक की दृष्टि से देख रहा था। जयराम को भी जल्दी समझ आ जाता है उसका यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। पहले इन्होंने नैना पर अत्याचार किया और मेरी पोती को भी परेशान किया, अब ये सब फिर से एक हो गए। ये जरूर कोई बड़ी साजिश लग रही है। मुझे यहां से चलना चाहिए। एक बार सम्राट स्वयं यहां आ जाए, मुझे पूरा यकीन है वो सही फैसला जरूर करेंगे। यही सोचता हुआ जयराम वहां से बिना कुछ बोले ही निकल जाता है। उधर जयराम के जाने के बाद बिस्तर पर लेटा देव वर्मन अपनी बहन मेनका के कानों में कहता है, जितनी जल्दी हो सके हमारी बड़ी बहन से संपर्क करो। हो सकता है वत्सल के सम्राट और युवराज उस तक ये खबर नहीं पहुंचने देना चाहेंगे। यहाँ पर सब कोई अपने फायदे में लगा हुआ है। हेमा दीदी तक तुम स्वयं जाओ और उसे सच्चाई बताओ। उसके आए बिना हम दादाजी का अंतिम संस्कार नहीं करने वाले हैं। पहले हेमा दीदी आएगी, फिर दादाजी की मौत का बदला लिया जाएगा और तब उनका अंतिम संस्कार होगा। उधर देव वर्मन के मंत्रियों के साथ वहां सेनापति अमात्य भी बैठा था। अमात्य को तो इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि नैना कभी ऐसा कर सकती है। उसके लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी। नैना के पास इतनी ज्यादा शक्तियां आखिर कहां से आ गई? वो मंद बुद्धि इतनी तेज कैसे निकल सकती है? मुझे हर्ष के आने से पहले तक नैना को अपने घर लाना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसे बदली है कि अब उसको नहीं बल्कि उससे सबको बचने की जरूरत पड़ रही है। नैना के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। आखिर उस इंसान रूपी भेड़िए के चंगुल से बचकर कोई कैसे जिंदा रह सकता है? और जिंदा तो जिंदा, उसने तो सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। अमात्य अब इन बातों को सोच ही रहा था, तब तक उसके कानों में देव की आवाज पड़ती है, सेनापति अमात्य, कहीं आप भी तो महामंत्री जयराम की तरह कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? देव वर्मन का यह सवाल सुन अमात्य अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए युवराज, अगर सम्राट का आदेश आ गया तो इन्हीं हाथों से मैं अपना कलेजा भी चीर कर उन्हें दे दूंगा। अब मुझे सम्राट के फैसले का इंतजार रहेगा, तब तक मैं आप सबकी अपनी पूरी सेना के साथ रक्षा करूंगा। अमात्य की बातों को सुन देव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी सेनापति अमात्य। इतना कह देव वर्मन सभी मंत्रियों की तरफ देखते हुए कहता है, सच्चाई और वर्मन परिवार का साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इतने महत्वपूर्ण समय में भी आप सबने बिना अपने मन में छल रखे हमारी जो सहायता की है उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आप सब अब यहां से जा सकते हैं, जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं थोड़ी देर तक अपने दादाजी के आत्मा की शांति के लिए ध्यान में बैठूंगा। देव की बातों को सुन बाकी सभी मंत्री और सैनिक भी वहीं रुकने की बात करते हैं। इतना कहे हुए सभी अपने हाथ जोड़कर ध्यानमग्न होकर बैठ जाते हैं। तभी देव अपनी बहन को पास बुलाता है और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, सुनो, इन सबको सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। सैनिक किसी को सच नहीं बताएंगे और गरुण सैन्य बल हमारे साथ है। बाकी बची जनता वो सम्राट के सामने ही नहीं आनी चाहिए। सम्राट से भी पहले अगर हमारी दीदी यहाँ आ गई तो फिर हमें ज्यादा चिंता नहीं होगी। उसके आने के बाद हमें किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तुम जल्दी जाओ और दीदी को यहाँ लेकर आओ। बिना किसी प्रमाण के वही नैना को सजा दिलवा सकती है। देव वर्मन की बातों को सुन उसकी बहन उससे कहती है, लेकिन भैया आप यहाँ कैसे रहेंगे? आपके हाथ इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं और आप खुद से उठकर बैठ भी नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मेनका ये सारी बातें कह तो देव के लिए ही रही थी, लेकिन मेनका की बातों को सुन देव का गुस्सा भड़क उठता है। वो धीमी आवाज में ही अपने गुस्से को मेनका के सामने प्रकट करते हुए कहता है, अरे मेरे साथ क्या हुआ है और मैं कितना घायल हूं या अपाहिज हूं, इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम बार बार इन बातों को करके मुझे मेरे अपाहिजता का एहसास मत कराओ। यहाँ पर मेरी सुरक्षा के लिए इतने सारे मंत्री और सेना तथा मेरी सहायता के लिए नौकर हैं, ये मेरा ख्याल रखेंगे। देव की बातों को सुन मेनका उसके हाथों को पकड़ लेती है। तभी देव उससे आगे कहता है, मुझे आज पहली बार अपने पिताजी से दूर होने का एहसास हो रहा है।
अगर वो उस जंग पर नहीं गए होते तो आज हमारी स्थिति कुछ और ही होती। जो भी बात हो, वो जिस दिन भी जंग से लौटेंगे उन्हें इस बात का गर्व होगा कि हमने दादाजी की मौत का बदला ले लिया है। देव वर्मन की बातों को सुन मेनका का भी खून खौल रहा था। वो कहती है, हम बदला जरूर लेंगे भैया। एक बार हेमा दीदी को इसका पता चल गया ना तो वो किसी को भी छोड़ेगी नहीं। मैं वहां जरूर जाऊंगी। देव और मेनका की बातचीत खत्म होते होते सब ध्यान से बाहर आ गए थे। ये देख देव सबसे कहता है, आप सब अब घर चले जाइए, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। देव वर्मन की बातों को सुन वहां मौजूद सारे लोग जाने के लिए उठते ही हैं, लेकिन तभी अचानक दूसरे माले पर मौजूद देव वर्मन के कक्ष में एक लड़की प्रवेश करती है। बिल्कुल गोरा बदन, हवा में लहराते बाल, सलीके से पहने गए कपड़े और काफी मेहनत से किया गया साज श्रृंगार। उस लड़की को देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था, लेकिन लोग यहीं पर मात खा जाते थे। उस लड़की को अपने सभागार में इस तरह खिड़की से प्रवेश करता देख देव चौंक उठता है। उस वक्त देव अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ कई मंत्री और सेना की पूरी पलटन भी थी। उस लड़की के इस तरह कमरे में प्रवेश करते ही सैनिक उसे घेर लेते हैं और अमात्य आगे आते हुए कहता है, लड़की तुम कौन हो? अपना परिचय दो। इस तरह अंदर आने का उद्देश्य क्या है? इतना कहते कहते अमात्य का हाथ उसकी तलवार तक पहुंच जाता है। सभी को इस तरह तलवार निकालते देखने के बाद भी उस लड़की के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखती है और कहती है, आप लोगों ने तलवार निकालने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर दी है? कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। उस लड़की की बातों को सुन बिस्तर पर ही लेटा हुआ देव उससे कहता है, तुमने यहां इस तरह से आकर बहुत बड़ी गलती की है। खैर अभी तुम बोलो, तुम्हें क्या कहना है? इसके बाद यह फैसला होगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। देव की बातों को सुन वो लड़की थोड़ा आगे आती है। युवराज देव और यहां मौजूद उनके मंत्रिमंडल के लोगों, मैं यहां एक संदेश लेकर आई हूं। मैं यहां काला तेंदुआ नाम के संगठन की ओर से एक संदेश लेकर आई हूं। इस संदेश को आपको काफी ध्यान से सुनना होगा और उसके बाद आपको एक काफी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। काले तेंदुए का नाम सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन सभी लोगों के चेहरे उनकी मनोदशा को बताने के लिए पर्याप्त थे। दरअसल काला तेंदुआ नामक संगठन वत्सल द्वापर समेत हिमालय के दक्षिण तरफ बसे हर देश, राज्य, साम्राज्य के लिए मौत के दूसरे नाम की तरह था। इन राज्यों का छोटा बच्चा भले ही अपने पिता का नाम न जानता हो, लेकिन लोग उन्हें जरूर बताते थे कि काला तेंदुआ के आगे उन्हें अपना सर झुकाना है। यह संगठन इस पूरे क्षेत्र का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा हत्यारा संगठन था। यह किसी की भी हत्या करने से पहले उसे उसके मौत का समय भेज देता था और ठीक उसी समय उसकी हत्या कर दी जाती थी। काला तेंदुआ नाम के इस संगठन के पास अपने हजारों हथियारे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसे कौन चला रहा है और कहां से चलाया जा रहा है। ऐसे संगठन की मौजूदगी से हर किसी का डर जाना लाजमी थी। सब इसी चिंता में डूबे हुए थे कि आखिर आज ये किसकी मौत की तारीख लेकर आई है। यही सोचते हुए वहां मौजूद हर किसी की हालत खराब हो रही थी। तभी वो लड़की अपना संदेश पढ़ते हुए कहती है, काला तेंदुआ के आदेश के अनुसार तुम में से कोई भी अब नैना या महामंत्री जयराम और उनके परिवार के ऊपर हमले की कोशिश नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो इसके दोषियों की मौत की तारीख खुद काला तेंदुआ के लोग तय करेंगे। उस लड़की की इन बातों को सुन वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना को बचाने के लिए खुद काला तेंदुआ संगठन ने चिट्ठी कैसे भेज दी है। काला तेंदुआ संगठन से आई चिट्ठी का क्या है रहस्य? क्यों इस संगठन के लोग करना चाहते हैं नैना का बचाव? और इस संगठन के आदेश के बाद क्या होगा देव का निर्णय?